डियर स्टूडेंट, अभी तक देखा कि 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण मगध का महाजनपद था और उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां क्या रही थी कि मगध इतना शक्तिशाली साम्राज्य बना। उसको एक एक करके हमने बताया था कि किस प्रकार वहाँ भौगोलिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ जो लोहे की खादान और वहाँ जो सरप्लस अनाज पैदा होता था क्योंकि उपजाऊ मैदान था, तो उनके कारण काफी अच्छी स्थिति हुई थी। और महत्वपूर्ण शासकों की कड़ी में, क्योंकि यहाँ एक लंबी फेहरिस्त मिलती है शक्तिशाली शासकों की, जिसके कारण मगध इतना शक्तिशाली शासक बना रहा। और वहाँ का जो एक स्वच्छंद वातावरण था, मगध का एक पॉजिटिव अप्रोच थी। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां रही है कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर आया सभी महाजनपदों में, और उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपना साम्राज्य का विस्तार किया। अब इस मगध साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई, वो महत्वपूर्ण शासक जो यहाँ पे हुए हैं, चाहे बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, उदयन हो, या शिशुनाग वंश के शासक हो, महाबदम नंद नंद वंश के शासक हो, तो बहुत से अच्छे शासक यहाँ पे हुए हैं जिन्होंने मजबूती से यहाँ पे शासन किया है और मगध साम्राज्य को काफी लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखा है। तो आज का हमारा टॉपिक ही है मगध साम्राज्य का प्राचीन इतिहास। कि मगध साम्राज्य जो हम जानते हैं मगध के बारे में, आखिर क्या है उसका प्राचीन इतिहास, उसी के बारे में आज हम यहाँ पे आप लोगों के सामने चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कि हर्यक वंश जो यहाँ इस इतिहास में पहला वंश आएगा, उससे पहले की स्थिति कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं है मगध की। और मगध का भी जो पहली बार उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में यद्यपि मगध का उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी कीकट यानी किराट नामक जाति और इसकी शासक प्रमेगंध का उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान मगध से की गई थी। कभी पूछा जाए कि ऋग्वेद में मगध की समानांतर या मगध को किस नाम से जानते थे, जो थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता था, तो वो आपको याद रखना है, कीकट या किराट। मगध और व्रात्यों का उल्लेख वैदिक साहित्य में उपेक्षा एवं अवहेलना की दृष्टि से किया गया है। अथर्ववेद के व्रात्य भाग ब्राह्मण सीमा के बाहर रहने वाले व्रात्यों को वैश्य और मगध से संबंध माना गया है। वेदों में मगध के ब्राह्मणों को निम्न श्रेणी का माना गया है क्योंकि उनमें संस्कार ब्राह्मण विधियों के अनुसार नहीं हुए थे। ये कुल मिला के यहाँ देखा जाए तो कि मगध से पहले जो भी इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में मिले या ब्राह्मण ग्रंथों में मिले या संहिताओं में मिले, तो कुछ अच्छी स्थिति नहीं थी। यहाँ चाहे ब्राह्मण हो चाहे दूसरे लोग हो, तो अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था यहाँ की परिस्थितियों को, यहाँ के लोगों। उसके बाद वैदिक साहित्य से मगध के इतिहास की स्पष्ट जानकारी मिलती भी नहीं है क्योंकि इसमें प्रमेगंध के अतिरिक्त मगध के अन्य किसी शासक का उल्लेख नहीं हुआ था। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत तथा पुराणों से मिलती है। स्पष्ट जो जानकारी है वो हमें महाभारत से मिलती है या पुराणों से मिलती है, क्योंकि इन ग्रंथों के मुताबिक मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक जो था वो था बृहद्रथ, और वह जरासंध का पिता तथा वसुचैद्य उपरिचर का पुत्र भी था। मगध की जो पहली प्रारंभिक राजधानी थी वो वसुमती या ग्रीव्रज के नाम से जानी जाती थी, और उसको बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, वो वसु को दिया जाता है। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध बहुत ही पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बृहद्रथ वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था।
जरासंध ये दो क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछा गया है। अतः उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित भी होना पड़ा था। किसको? जरासंध को। देखा भी होगा आपने। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। वह एक कमजोर और अयोग्य शासक था। अतः उसके मंत्री पुलिस ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। इसी के साथ मगध में एक नए राजवंश का उदय होता है। जैन ग्रंथों में राजगृह के 2 शासकों समुद्र विजय तथा गया का भी उल्लेख मिलता है, परंतु उसकी वंशावली स्पष्ट नहीं। तो ये जो पहला बृहद्रथ वंश का जो उल्लेख मिलता है वो महाभारत और पुराणों से मिलता है, और इसमें तीन ही शासक का आपको याद रखना है नाम, बृहद्रथ, जरासंध और रिपुंजय। पहला शासक पूछा जा सकता है, आखिरी शासक पूछा जा सकता है, सबसे शक्तिशाली शासक का नाम पूछा जा सकता है, और जरासंध को किसने मारा या किसने वध किया, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है। बाकी कुछ ज्यादा यहाँ से कुछ जायज नहीं है क्वेश्चनों की। उसके बाद आता है हर्यक वंश की स्थापना कैसे होती है। तो वो देखते हैं कि बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में एक नया राजवंश सत्ता में आया, और ये हर्यक वंश के नाम से जाना गया। जहाँ पुराण इस वंश को शेषनाग वंश भी मानते हैं, वही बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में से हर्यक वंश कहा गया है। इस वंश के संस्थापक के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस वंश का प्रथम महान शासक बिंबिसार हुआ, जिसने मगध साम्राज्य की नींव रखी। तो नींव रखने में जो अगर मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर माना जाए तो आपको वर्णन करना है किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार जिसका कार्यकाल मुख्यतः 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व माना जाता है, उसके बारे में यहाँ देखते हैं, और किस प्रकार मगध का विस्तार यहाँ पे होता है उसकी यहाँ चर्चा करने वाले हैं। बिंबिसार के प्रारंभिक जीवन के विषय में बहुत ही स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। संभवतः वह दक्षिणी बिहार के एक छोटे सैनिक अधिकारी का पुत्र था, परंतु महावंश एवं अन्य ग्रंथों में उसे भट्टिय या भाटियों का पुत्र भी बताया गया। आशु घोष के बुद्ध चरित्र में बिंबिसार को हर्यक कुल से संबंध बताया गया। बिंबिसार सैन्य अथवा श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है। सैन्य या श्रोणिक बहुत पूछा जाता है उपनाम इसका। किंवदंतियों के अनुसार 14 वर्ष की अल्पायु में ही उसके पिता ने उसका राज्याभिषेक किया, और उसका राज्याभिषेक संभवतः 544 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके राज्याभिषेक के साथ ही मगध साम्राज्यवाद के विकास की वह प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसकी परिणति अशोक के समय में कलिंग युद्ध के पश्चात खत्म होती है। एक साम्राज्यवाद का जो विस्तार बड़े स्तर पे होता है वो बिंबिसार के समय होता है। जिस समय बिंबिसार गद्दी पर बैठा उसी समय मगध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जो पीछे हम देख ही रहे हैं। उसके इर्द गिर्द के शासक अपनी शक्ति के विस्तार में लगे हुए थे। वज्जीसन जो मगध के उत्तर में स्थित था अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार कर रहा था। कौशल और अवंती के शासक भी अपनी अपनी सीमा का विस्तार कर रहे थे। तक्षशिला और अवंती के आपसी संबंध भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में अपने राज्य का विस्तार करने के पूर्व बिंबिसार ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मित्रता एवं वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई। अब चूंकि यहाँ पे बिंबिसार के चारों तरफ बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली महाजनपद थे, और वो भी अपनी विस्तारवादी नीति के तहत लगे हुए थे, चाहे वो वज्जी हो, कौशल हो, अवंती हो, तक्षशिला हो। तो इन सबसे ऊपर विजय पाने के लिए, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए वो एक नई नीति का जो मित्रता एवं वैवाहिक संबंध की नीति है उसका पालना करता है। बिंबिसार का सबसे पहला काम था अवंती और गांधार के शासकों से मित्रता स्थापित करना। अपने प्रयासों से उसने अवंती के राजा प्रद्योत और गांधार के राजा पुष्कर सारिन में समझौता करवाकर दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया। इतना ही नहीं, जब राजा प्रद्योत पांडु रोग या पीलिया से ग्रस्त था तो उस समय बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को राजा का उपचार करने के लिए भेजा, और आखिरकार इन दोनों में मित्रता काफी प्रगाढ़ हो जाती है। यूरोप के
हैत्सबर्ग और बोरवंश के राजाओं की तरह बिंबिसार ने भी तत्कालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनकी ये नीति अत्यंत सफल रही। जिन राज्यों से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए वे राज्य मगध के मित्र बन गए और इसके साथ साथ ही मगध को एक नए क्षेत्र एवं धन भी प्राप्त हुआ था। इन मित्र राज्यों ने मगध को उत्तर तथा पश्चिम की तरफ अपना गांव फैलाने में मदद मिली। बिंबिसार ने मद्र यानी पूर्वी पंजाब, कौशल एवं वैशाली के लिच्छवियों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसमें मद्र की राजकुमारी क्षेमा, कहीं कहीं खेमा भी नाम इसका मिलता है, ही बिंबिसार की प्रधान रानी भी बनती है। कौशल की राजकुमारी कौशल देवी महाकौशल की पुत्री प्रसन्नजीत की बहन थी। अपने साथ दहेज में काशी ग्राम भी साथ मिलाई थी, जिससे वार्षिक आय 1 लाख का भूराजस्व प्राप्त होता था। उस समय 1 लाख बहुत होते थे। बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से भी विवाह किया और इस विवाह का प्रभाव अजातशत्रु के शासनकाल पर भी देखने को मिलता है। कूटनीति और वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए सैनिक अभियानों का सहारा लिया और मगध के पड़ोस में अब सबसे शक्तिशाली राज्य अंग ही बचा। अतः बिंबिसार ने अंग विजय की योजना बनाई। उसने अंग पर आक्रमण किया और वहां के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित किया और वो मारा गया। उसके बाद बिंबिसार वहां पर अपना अधिकार कर लेता है। अजातशत्रु को एक नए प्रदेश के प्रशासन का भार यहां सौंपता है बिंबिसार, और रोलावर देखते हैं कि इस प्रकार कूटनीति, वैवाहिक संबंध और सैनिक अभियानों के द्वारा बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इतना ही नहीं, बिंबिसार ने नए राज्य की प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। उसने एक सशक्त और कुशल प्रशासन की व्यवस्था की। उसने प्रशासन पर अपनी सुदृढ़ पकड़ बनाए रखी और अनेक जो कमजोर पदाधिकारी थे, जो सक्षम नहीं थे, उनको वो पदमुक्त भी कर देता था। उस समय जो राज्य के उच्च पदाधिकारी थे उसे राजभट कहते थे और वो कई श्रेणियों में विभाजित थे, जैसे सभातक, सेनानायक, मोहरार इत्यादि। बिंबिसार का न्याय पर विशेष जोर था। व्यावहारिक न्यायाधीश के समकक्ष उस समय माने जाते थे। अपराधियों को भी उस समय कड़ी सजा दी जाती थी, जिसमें मृत्युदंड, अंग भंग और शारीरिक यातना देने की प्रथा काफी प्रचलित थी। ग्राम भोजक गांव में शांति व्यवस्था बनाए और लगान वसूलने का काम करते थे। इसी प्रकार स्थानीय शासन में स्थानीय तत्वों को महत्व दिया गया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर केंद्रीय सरकार का अंकुश हमेशा बना रहता था। बिंबिसार ने यातायात और संचार व्यवस्था को भी काफी विकसित किया और महावक के अनुसार ऐसा मानते हैं कि बिंबिसार के राज में 80,000 शहर थे। शायद ये काल्पनिक ही था, परंतु इस विवरण पर विश्वास नहीं कर सकते हम। हिरसांग बिंबिसार द्वारा बनवाए गए मार्ग और नए नगरों का उल्लेख करता है, लेकिन फाहियान के अनुसार अजातशत्रु ने राजगृह एक नगर का निर्माण करवाया था। बिंबिसार के जीवन का दुखद अंत हुआ, क्योंकि पाली एवं प्राकृतिक साहित्य से व्यतीत होता है कि बिंबिसार के पुत्र युवराज अजातशत्रु ने अपने पिता को गिरफ्तार कर लिया या फिर उसकी हत्या कर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। अब इसमें जो भी सच्चाई हो, परंतु अजातशत्रु के शासक बनते ही मगध साम्राज्य का तेजी से विस्तार होता है। तो इस प्रकार यहां देखा गया है कि बिंबिसार ने जिस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को प्रारंभ किया था, अजातशत्रु ने उसका बड़े स्तर पर विस्तार किया है। तो ये कुछ सूचनाएं थी बिंबिसार के बारे में, जिसको मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और कभी पूछ लिया जाए कि मगध साम्राज्य का संस्थापक के रूप में नाम आया तो वृत्त का भी नाम आएगा, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान रखना है। तो आज के हमने टॉपिक में यही देखा, बृहद्रथ वंश के 3 शासकों का हमने वर्णन किया है, चाहे बृहद्रथ हो
और जरासंध और रिपुंजय, तीनों का वर्णन हमने यहाँ पे किया है। 3-4 क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा सकते वो आपको बताया, और फिर उसके बाद वास्तविक संस्थापक बिंबिसार के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार वो युद्ध और कूटनीतिक और वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, और जो पड़ोसी जो शक्तिशाली महाजनपद थे उन पर किस प्रकार अपना साम्राज्य स्थापित करता है, और उसमें काफी हद तक वो सफल भी होता है अपने साम्राज्य को विस्तार करने में। उसके बाद उसकी जो न्याय व्यवस्था थी या स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी उस पर भी उसने कुछ काम किया, लेकिन अंततः उसको अंत बड़ा दुखद हुआ और उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। ये था बिंबिसार।